हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जो हम लोग ये सीरीज देख रहे थे आर्ट एंड टीचिंग का, जिसमें हम लोग ने 6 सेट देखे थे, तो आज 7वां सेट से देखते हैं। ठीक है, 7 देखते हैं, 8 देखते हैं, 9 देखते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक हो पाता है, वहाँ तक देखते हैं। तो पता ही है, ये मतलब 50 नंबर के लिए है, जो आर्ट एंड टीचिंग और जीके जीएस आता है उसके लिए है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कर रहा है। लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या होता है? तो लोकतांत्रिक शिक्षण का मतलब क्या होता है? तो एक संवादात्मक प्रक्रिया में कक्षा की बातचीत शामिल होता है, जो शिक्षक और छात्रों के बीच होता है, उसी को हम लोग लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं। देखिए, लोकतांत्रिक शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय भागीदारी लेता है, मतलब दोनों सक्रिय भागीदारी लेता है। इसमें शिक्षक केवल ज्ञान का प्रदाता नहीं होता, बल्कि एक मार्गदर्शक होता है, जो छात्रों को विचार करने, प्रश्न पूछने और संवाद में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में छात्रों की सोच, रचनात्मक और आलोचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा दिया जाता है। कक्षा का वातावरण योगात्मक और सहभागितापूर्ण होता है, जिससे सीखना अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित है। समझ के स्तर पर शिक्षण आधारित है, तो ये कौन बोला था? तो मतलब ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर क्या करा, ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत समझ पर आधारित शिक्षक को बढ़ावा देता है। शिक्षक को यह सिद्धांत यह मानता है कि छात्र केवल रटने से नहीं, बल्कि जानकारी को समझकर, विश्लेषण करके और उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर बेहतर सीखते हैं। यह शिक्षण की प्रक्रिया को अधिक अर्थपूर्ण और अस्थायी बनाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो कौन सा है? तो सभी है। कौन कौन? मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक, ठोस से अमूर्त तक, प्राकृतिक से अनुसरण तक। ठीक है, देखिए, शिक्षण जो है एक जटिल प्रक्रिया है। इस जिसे प्रभावी बनाने के लिए सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक और ठोस से अमूर्त तक जैसे सिद्धांत छात्र की समझ और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हैं। प्राकृतिक का सम्मान करता है, और यह सभी मूलभूत सिद्धांत सफल शिक्षण की नींव है, जो अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाता है। नेक्स्ट है, उप समूहों का सही अनुक्रमण क्या हो जाता है? तो सबसे पहले ज्ञान आ जाता है, फिर बोध हो जाएगा, फिर अनुप्रयोग हो जाएगा, फिर विश्लेषण हो जाएगा, फिर संश्लेषण हो जाएगा, बाद में मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान के 6 पदानुक्रमित स्तर होते हैं, जो सीखने के उद्देश्य को व्यवस्थित करते हैं। यह ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है और सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। सबसे पहले ज्ञान आता है, जहाँ जानकारी याद की जाती है। फिर बोध आता है, जिसमें समझ विकसित होता है। उसके बाद अनुप्रयोग आता है, जहाँ ज्ञान का उपयोग नई स्थितियों में किया जाता है। फिर विश्लेषण आता है, जो जानकारी को खंडित करते हैं, जबकि संश्लेषण में नए विचारों का निर्माण होता है। अंत में मूल्यांकन आता है, जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कि यह क्रम प्रभावी शिक्षण और अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। किसी विशेष घटना में भाग लेने की इच्छा क्या होता है? तो उपस्थिति होना या प्राप्त करना। किसी घटना में भाग लेने की इच्छा का अर्थ है शामिल होना, चाह उपस्थित होना या प्राप्त करना। इस इच्छा को सीधे दर्शाता है, यह मतलब इच्छा को सीधे दर्शाता है, क्योंकि यह अनुभव को ग्रहण करने और वहाँ मौजूदा रहने की प्राथमिक भावना है। जवाब देना, मूल्य निर्धारण या संगठित करना बाद में क्रिया है, जो सीधे भाग लेने की इच्छा को परिभाषित नहीं करता। वे छात्र जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, वे छात्र जो कक्षा में बार बार प्रश्न पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। ऐसे छात्रों को कक्षा में वाद विवाद में भाग लेने को लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे वे अपने सोच को तार्किक रूप से प्रस्तुत करना सीखते हैं और विषय को गहरे से समझते हैं। साथ ही अन्य छात्रों की सक्रिय होते हैं और
मतलब कक्षा में संवाद का वातावरण बनता है। यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और सहभागितापूर्ण बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आंचल अपनी 5वीं कक्षा की ईवीएस कक्षा में अक्सर खोजी और कल्पनाशील प्रश्न पूछते हैं। ऐसे करके वह सुधार करना चाहता है, किस में, तो चिंतन मनन कौशल में। आंचल अपनी 5वीं कक्षा में ईवीएस की कक्षा में खोजी और कल्पनाशील प्रश्न पूछकर अपना सोच कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह गहराई से सोचने और सवालों को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। यह अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। कल्पनाशील प्रश्न पूछकर वह नई चीजों को सीखने और उन्हें बाद में अलग अलग विचार करने का मौका पाता है। इस तरह वह अपनी ज्ञान की सीमाओं को तोड़कर अपने रचनात्मक सोच को विकसित करने में भी मदद करते हैं। नेक्स्ट है, छात्र स्वयं खाली स्थान के सूचक को ढूंढते खोजते हैं, किसके, तो खोज विधि छात्र स्वयं को खोज विधि जो होता है उसमें सूचना को ढूंढने और खोजते हैं, मतलब खुद से करते हैं। ठीक है, बृहद पाठ योजनाओं में पाठों की अवधि कितनी होती है, जो बृहद होता है उसमें 35 से 45 मिनट। देखिए, बृहद पाठ योजना विस्तृत और गहन शिक्षण अधिगम गतिविधियों को पूर्ण करती है, जिसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इनमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और मूल्यांकन जैसे चरण शामिल होते हैं। पूर्ण और प्रभावी शिक्षण के लिए 35 से 45 मिनट की अवधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ताकि सभी शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अगला, फ्लिंग के वर्गीकरण पर आधारित पाठ योजना में कितने पहलू होते हैं, तो 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं, फ्लिंग के अनुसार पाठ योजनाओं का वर्गीकरण 6 प्रमुख पहलुओं पर आधारित होता है। उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन। उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया और मूल्यांकन, ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्वाइट डब्ल्यू एलेन द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम पद्धति शुरू किया गया था, तो कौन सा, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग। ठीक है, कब किया गया था, 1961 के दशक में सूक्ष्म शिक्षण विकसित किया गया था। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु अभ्यास आधारित विधि है। इसमें छोटे समूह को कम समय में विशिष्ट कौशल सिखाया जाता है और यह शिक्षकों को अपनी क्षमताओं में सुधार के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान कर प्रभावी बनाता है। शिक्षण टीम की उत्पत्ति जन अमेरिकी शिक्षक में हुई थी, कब, तो 1954 में। शिक्षण टीम की अवधारणा जन अमेरिकी शिक्षण में वर्ष 1954 में उत्पन्न हुई थी और इस पद्धति में कई नए शिक्षक मिल के एक समूह के छात्रों को पढ़ाते हैं, जिससे वे अपने विशेषता साझा कर सके और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सके। और इसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को बेहतर शैक्षिक अनुभव प्रदान करना। किसमें, शिक्षण टीम की अवधारणा में, जिसको ये जन अमेरिकी शिक्षण से लिया गया है। अगला, 19वीं शताब्दी में शिक्षण एक प्रक्रिया थी, किसकी, तो द्विध्रुवीय थी। ठीक है, देखिए 19वीं शताब्दी में शिक्षण के मुख्य रूप से द्विध्रुवी प्रक्रिया माना जाता था। इसका अर्थ है कि इनमें 2 प्रमुख ध्रुव घटक होते थे, शिक्षक और छात्र। और शिक्षक ज्ञान का एकमात्र प्रदाता होते थे और छात्र उसे ग्रहण करने वाले। और इनमें पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण की भूमिका को कम आंका गया था, जबकि आधुनिक शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय माना जाता है, इसमें पाठ्यक्रम भी इंक्लूड है। एक एक बाल अनुकूल कक्षा में यह होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सामग्री उपर्युक्त आकार की होनी चाहिए ताकि बच्चे उन तक पहुंच सके। देखिए, एक बाल अनुकूल कक्षा में सामग्री बच्चों की पहुंच और सुरक्षा के अनुरूप होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए सीखने की सामग्री उपर्युक्त आकार की होनी चाहिए ताकि वे आसानी से उसका उपयोग कर सके। यह उनके अन्वेषण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना जाता है, कौन सा हो जाएगा, अनुभव साझा करने के लिए कहने पर भी कक्षा में सन्नाटा छा गया, तो ये मतलब
प्रेरित शिक्षण का संकेत नहीं माना जाता। बाकी छात्र बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं तो ये बिल्कुल अभिप्रेरित मतलब प्रेरणा से उसको अच्छा मिला है। शिक्षार्थियों ने अपनेपन की भावना होती है, बिल्कुल छात्र नई सीख को पुरानी सीख से अलग कर सकते हैं, ये भी ये सब सही है। अब निगेटिव पॉइंट ये है, निगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ से प्राप्त किया था। क्या? तो रचनावाद समझ से प्राप्त किया था। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 की प्रमुख अवधारणा रचनावाद पर आधारित है। ठीक है, यह सिद्धांत मानता है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने अनुभवों और सक्रिय भागीदारी से करते हैं, ना कि निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करके। एनसीएफ 2005 के इस सिद्धांत को शिक्षा प्रणाली में बढ़ावा देता है ताकि अधिगम प्रक्रिया अधिक छात्र केंद्रित और सार्थक हो। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों हेतु शिक्षकों को लचीला और अनुकूल होना चाहिए, जो समावेशी शिक्षा पर केंद्रित है। प्रशिक्षित शिक्षक विविध शिक्षण रणनीति अपनाकर हर बच्चे की अनूठी सीख की शैली का सम्मान कर सकते हैं। यह बच्चों को वर्गीकृत या समरूप बनाने के बजाय उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाता है। अगला, एक प्रभावी शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो कक्षा प्रबंधक में व्यवस्थित और विधिवत होना चाहिए। एक प्रभावी शिक्षक के लिए कक्षा प्रबंधक में व्यवस्थित और विधिवत रहना चाहिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक व्यवस्थित शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, पाठ्य सामग्री को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने में सक्षम होता है। विधिवत होने का अर्थ है कि शिक्षक के पास एक योजना होती है और वह अपने अनुसार कार्य करता है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का उद्देश्य है? तो शिक्षक का उद्देश्य कौन सा है? छात्रों की कल्पना मतलब छात्रों का कल्याण जितना संभव हो अधिकतम सीमा तक करना, यही शिक्षक का उद्देश्य होता है। एक शिक्षक का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण कल्याण सुनिश्चित करना होता है। इनमें सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक, भावात्मक और नैतिक विकास को भी शामिल किया जाता है। अन्य विकल्प में शिक्षण के व्यक्तिगत लाभ पर केवल संख्यात्मक पहलू पर केंद्रित है। गतिविधि आधारित शिक्षण है। गतिविधि आधारित शिक्षण है छात्र केंद्रित। गतिविधि आधारित शिक्षण में छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए स्वयं गतिविधियों में भाग लेकर, प्रयोग कर और खोज करके सीखते हैं। और इस दृष्टिकोण में शिक्षक एक सुविधादाता की भूमिका निभाता है, ना कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। आकलन है यदि यह लगातार समान या सम्मान छात्रों के साथ समान परिणाम प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा? विश्वसनीय। आकलन या मूल्यांकन में विश्वसनीयता का अर्थ है कि यदि किसी परीक्षण या मूल्यांकन को बार बार समान परिस्थितियों में लागू किया जाए तो वह लगातार समान या सुसंगत परिणाम देता है। और यदि एक आकलन बार बार छात्रों के साथ समान परिणाम देता है तो इसका मतलब है कि वह विश्वसनीय है। वैधता का अर्थ होता है आकलन वही मापता है जिसे मापने के लिए उसे डिजाइन किया गया है, यहाँ बात परिणामों के निरंतरता की हो रही है, इसलिए विश्वसनीयता सही उत्तर है। रचनात्मक मूल्यांकन को सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन? ये हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों का आकलन करना। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को सीखने की प्रगति की निगरानी करना है, उनकी
कमजोरियां और शक्तियों की पहचान करना और सिखाने की प्रक्रिया में सुधार के लिए तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। यह सीखने के अंत में किए जाने वाले योगात्मक मूल्यांकन से भिन्न होते हैं। किस आकलन तकनीकी में छात्रों को किसी समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए मिलाकर काम करना शामिल है? तो सहयोगात्मक आकलन में एक ऐसी विधि है जहां छात्र एक साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं। यह उनकी सामूहिक कार्य कौशल और एक दूसरे को सीखने की क्षमता का आकलन करता है। एक पाठ्यक्रम स्कूल का ब्लूप्रिंट है जिसमें उसके लिए अनुभव शामिल है। किसका? तो शिक्षार्थियों का। पाठ्यचार मुख्य रूप से शिक्षार्थी लर्नर के अनुभव और सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। यह ब्लूप्रिंट यह निर्धारित करता है कि शिक्षार्थी क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा और उसके सीखने के अनुभवों को कैसे संरक्षित किया जाएगा। यद्यपि इसमें विशेषण, शिक्षक और योजनाकार सभी शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य शिक्षार्थियों के अनुभवों को समृद्ध करता है। एकीकृत पाठ्यचार का उद्देश्य क्या है? तो ड्रॉप आउट में कमी। एकीकृत पाठ्यचार का उद्देश्य विभिन्न विषयों को एक साथ जोड़कर सीखने को अधिक प्रासंगिक, दिलचस्प और समग्र बनाना है। जबकि छात्र विषय वस्तुओं को अधिक जुड़ा हुआ और समझने योग्य पाते हैं तो उनके लिए स्कूल में बने रहना और पढ़ाई जारी रखना आसान हो जाता है, जिससे ड्रॉप आउट, विद्यालय छोड़ने की दर कम होता है। अगला है अपसारी चिंतन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? विचारों का प्रवाह। देखिए, अपसारी चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या या विचार उत्पन्न किए जाते हैं और इसके लिए विचारों का स्वतंत्र और नियंत्रण प्रवाह आवश्यक है ताकि व्यक्ति एक ही समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सके और कई संभावना तलाश सके। अपसारी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है लिखा है? तो थॉर्नडाइक सिद्धांत एक्स और वाई ये इसका नहीं है। ठीक है, देखिए इसको पियाजे का जो है नैतिक विकास, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ नैतिक विकास पर भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये सही है। और मास्लो जो है आवश्यकताओं की पदानुक्रम के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, मास्लो। और स्नीकर ये हो जाएगा प्रोग्राम लर्निंग के लिए ये है, लेकिन थॉर्नडाइक का ये गलत है। ठीक है, आगे दिया भी होगा। देखिए थॉर्नडाइक का सिद्धांत एक्स और वाई डॉगलस मैग्नेलर द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, जो प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित है। किससे क्षेत्र से संबंधित? प्रबंधन के क्षेत्र से। और एडवर्ड थॉर्नडाइक अधिगम के क्षेत्र में अपने प्रयास और स्मृति के सिद्धांत और अधिगम के नियमों के लिए जाने जाते हैं। इसके लिए यह जोड़ा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम नहीं है? क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम नहीं है? तो परिपक्वता नहीं है। बाकी कौन कौन है? तो शारीरिक संरचना, कौशल और ज्ञान, ये तीनों है। देखिए परिपक्वता जो है यह विकासात्मक प्रक्रिया है जो कि मुख्य रूप से जैविक और आनुवंशिकी कारकों से प्रभावित होते हैं, ना कि सीखने से। यद्यपि सीखना परिपक्वता के साथ होता है, लेकिन परिपक्वता स्वयं सीखने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है। शारीरिक संरचना भी जैविक कारकों से निर्धारित होता है और इसका सीधा प्रभाव सीखने का शारीरिक संरचना पर नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑडियो विजुअल सामग्री किससे संबंधित है? तो श्रवण और दृश्य। ऑडियो विजुअल है ना, ऑडियो मतलब सुनने वाला भी या देखने वाला, विजुअल मतलब देखने वाला भी। फॉर एग्जाम्पल में टीवी हो जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसमें? तो श्रवण, दृश्य और दृश्य श्राव्य। ठीक है, श्राव, दृश्य और दृश्य श्राव्य। ठीक है,
अगला यहाँ से क्वेश्चन जीके जीएस का चालू हो जाता है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी थे और उन्होंने 1909 में लिखा था, जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। और यह इंडियन ओपिनियन में पहले मतलब सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे भारत में अंग्रेज ने यह कहकर प्रतिबंधित कर दिया कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। नेक्स्ट है बिहार किस जनपद सूबा का हिस्सा है? ये बंगाल जनपद का। देखिए बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने बंगाल से पृथक एक नए प्रांत बिहार का गठन किया और 1912 में बिहार और बंगाल के बंटवारे के बाद बिहार में उड़ीसा शामिल हो गया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार राज्य से अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार में झारखंड को भी अलग कर दिया गया। क्रांति से पहले फ्रांस में वित्तीय संकट का मुख्य कारण क्या था? क्रांति से पहले तो ये अत्यधिक सैन्य खर्चा। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें प्रबोध के सिद्धांत को शासन में लाने तथा एक तर्कसंगत और समतावादी समाज के निर्माण का प्रयास किया। इस क्रांति के कारण नेपोलियन बोनापार्ट का उद्देश्य हुआ। फ्रांस से क्रांति से पहले वित्तीय संकट मुख्य रूप से राजशाही के अनावश्यक खर्चा, युद्धों की विलासिता पर आधारित व्यय के कारण था। इसमें भारी ऋण और वित्तीय अस्थिरता हुई, जिससे लोगों में व्यापक असंतोष हुआ। अगला है भारत के किन भागों में चौकीदारी विरोधी अभियान लोकप्रिय था? इसमें बिहार और बंगाल में। चौकीदारी विरोधी अधिगम वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था एक अभियान था और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और यह अधिगम बिहार, बंगाल और राजनीतिक रूप से सक्रिय क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय कौन सा है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सबसे पहले अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में की गई थी, जिसे कुछ महीने पहले जून 1948 में बनाया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभाव से की गई थी। इसके बाद 1 मार्च 1958 के सरकारी संकल्प के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है मुर्गा और बत्तख से हमें क्या प्राप्त होता है? तो अंडा प्राप्त होता है। चलिए आगे। सबसे ज्यादा खाए जाने वाले बर्ड गेम्स में से एक 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा बनाया गया था। क्या? तो सांप सीढ़ी का खेल। नेक्स्ट है अंडे एक समृद्ध स्रोत है किसका? तो ये सभी प्रोटीन भी होता है, खनिज भी होता है, विटामिन भी होता है। देखिए विटामिन डी और B12 खनिज और सेलेनियम भी शामिल होता है। ठीक है, कोलिन, बायोटीन और ल्यूटीन भी इसमें समृद्ध स्रोत होते हैं जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। खाद में बड़ी मात्रा में होता है। क्या होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है। खाद मृत पौधा और जानवरों के अपघटन से प्राप्त होता है। यह अनिवार्य रस से फसलों के पोषण के रूप में कार्य करता है। ये फसलों की उचित खेती में मदद करता है। खाद को जुड़ने से मिट्टी अधिक पानी को धारण करने में सक्षम होते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ की मतलब अधिकता से होती है। उस स्थान का नाम बताए जहां सुनीता विलियम कार्यरत थे। कहाँ थे? नासा। नेक्स्ट है अब यहाँ से मैथ चालू है। देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है? परिमाप मतलब ये इसका चारों साइडों का मतलब योग हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब तीनों साइडों का योग, तो तीनों को जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा। देखिए जोड़ दिया है। क्या करा? 14 पर मतलब 8 पैसा के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? देखिए 1 रुपया तो 1000 पैसा हो जाएगा 1 रुपया, और 8 पैसा को 8/100 कर दे मतलब 0.08 रुपया हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 14 प्लस 0.08, इसको जोड़ देंगे तो 14.08 रुपया हो जाएगा। ठीक है, रुपया में लिखना है पैसा को। देखिए इतना 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 का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन होता है, इसका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड करके निकाल दिया है। देखिए 4 का 2 2 होता है, 12 का 2 2 3 होता है, इतना तो कॉमन कौन है, तो इसमें 2 कॉमन है, तो यही 2 इसका एलसीएम बोलता तो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल जोड़ है, बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ऋणात्मक पूर्णांक को दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक से विभाजित करने पर भागफल क्या होता है, क्या होता है, हमेशा सकारात्मक होगा। दोनों निगेटिव रहेगा, उसको अगर हम लोग विभाजित करेंगे तो उसका भागफल क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव कट जाएगा ना। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम तत्वों को चुनिए। विषम कैसे चुनिए, इसको 8 माइनस 65। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्हों का स्थान पर क्या होगा, तो प्रश्नवाचक यहाँ पे बोला क्या होगा। देखिए इसमें यही डी के बाद एच है, एच के बाद सीरीज है, डी के बाद एच, एच के बाद एच, इसके बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। फिर ई है, ई में कितना -4 कर दिया, ई 4, ई आई, फिर आई के बाद एन, फिर एन के बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी, ये सब इजी है आप लोग बना दीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा डॉग को इतना लिखा जाता है तो उसी भाषा मेन को क्या लिखा जाएगा। देखिए डॉग, देखिए डी 4 नंबर पे है और वो जो है 15 नंबर पे है, ये 7 नंबर पे, तो वही लिख दिया है इसका। तो मेन एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे है, ये कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, एन कितना 14 नंबर पे, तो इसका ये कोड हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमालाओं को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 13वें अक्षर में कौन सा होगा। दाएं से, देखिए दाएं से तीसरे, तो दाएं से तीसरे अक्षर, ठीक है, और क्या करा, लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से 13वां, तो बाएं से 13वें पर कौन सा अक्षर आएगा, तो पी आएगा। पहले विपरीत क्रम में लिखो, मतलब इसको पहले उल्टा लिखा, फिर उसके बाद कह रहा है, मतलब लिखने पर दाएं से तीसरे अक्षर के, मतलब तीसरे अक्षर, दाएं से तीसरे अक्षर के टी से बाएं की ओर, ठीक है, बाएं की ओर, तो यहाँ से चेंज किया तो बाएं इधर हो गया, तो 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 12 13, 13 तो पी हो गया ऐसे। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर एच और पी के बीच आता है। एच और पी के बीच क्या आता है, एल आता है, एच और पी, इधर 3 इधर 3, तो मतलब जो ऑप्शन में वही होगा ना, मतलब 3 3 करके है, जो मेन बीच होगा यही होगा ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो भी डालते हैं।